नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो 90 के नीचे क्रूड 80 कितना दूर, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आप देखिए कि किस तेज़ी से कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं। मार्च 2022 का महीना याद कीजिए, जब यही क्रूड दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए बड़ी चिंता बनकर सामने आया था। $139 के ऊपर चला गया था कच्चे तेल का भाव। उस वक्त किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी $50 से ज़्यादा क्रूड के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन हुआ वही। अब 90 के नीचे आ गया है। तो अब सवाल यह है कि क्या क्रूड की तेज़ी की पूरी कहानी अब खत्म हो गई है? क्या अब कच्चा तेल मंदी की गिरफ्त में आ चुका है? और क्या $80 का लेवल अब बहुत दूर नहीं है? इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नवीन माथुर, डायरेक्टर कमोडिटी एंड करेंसी आनंद राठी के, और साथ ही हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत तनेजा जी आपके साथ सर कि जिस तरह से क्रूड के दाम, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ गिरावट आई है, मतलब 90 के नीचे आ गया है ब्रेंट, डिमांड कम है, सप्लाई ठीक ठाक बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि जितनी गिरावट आई है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे है, या एक पैनिक सेलिंग भी है मार्केट में? पैनिक सेलिंग तो मैं नहीं कहूंगा और एक्सपेक्टेड भी नहीं कहूंगा, क्योंकि जो ऑयल है, आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो इतिहास है, ऑयल हमेशा जो कुल मिला के पूरी दुनिया की राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स है, उससे बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है। और अभी जो है, इसलिए जो है एक्सपेक्टेड लाइन पे तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो यूक्रेन के जो हालात हैं उसमें जिस हिसाब से एक तरह की मतलब युद्ध चल रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी आ गई है। और साथ में जो है, जो पश्चिम की नीति थी कि रूसी तेल को सैंक्शन लगा दो, प्रतिबंध लगा दो, रूसी गैस पे प्रतिबंध लगा दो, रूसी कोयले पे प्रतिबंध लगा दो, उस सबसे पश्चिम के देश जो है वो उसमें घिर गए। और वो अब उनको खुद को नुकसान होना शुरू हो गया और रिसेशन की बात हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा तेल और कोयला और गैस वगैरह और कहाँ से लाएं। अभी तो खैर अभी भी रूसी गैस जो है वो यूरोप में आ रहा है। आज की तारीख में भी 11 लाख बैरल ऑयल प्रतिदिन यूरोप में आ रहा है और गैस भी आ रही है। लेकिन आने वाले दिसंबर के एंड तक और 15 फरवरी तक तो बिल्कुल सब बंद हो जाएगा। तो इस वजह से यूरोप में जो है अंधेरे की बातचीत हो रही है, शॉर्टेजेस की बात हो रही है। तो वो जाहिर है, जब यूरोप जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़े विकसित देश है, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे, वहां अगर ये बात हो, ये भय फैल जाए, तो जाहिर है उसका असर जो है वो सेंटिमेंट्स पे होता है, तेल के। अब तेल के सेंटिमेंट्स इस समय आजकल लो है, बाजार के सेंटिमेंट्स बहुत लो है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार जो है पॉजिटिव न्यूज भी कहीं से आती है तो वो खो जाती है। और साथ में से खबर आई कि चाइना के 40 शहर जो है वो लगातार जो है वो वहां पे जो है कोविड को लेकर के लॉकडाउन चल रहा है, वहाँ हालत खराब है। तो ये जबकि भारत से अच्छी खबर आती है, लेकिन अच्छी खबरें कम जगह से आ रही हैं, और जो अंधेरी अंधेरी वाली खबरें वो ज्यादा जगह से आ रही है। इसलिए मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत लो है। और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जो मार्केट है उसमें 80% जो प्लेयर है, जो वर्ल्ड ऑयल मार्केट में 80% प्लेयर वो पश्चिम के लोग हैं। चाहे वो दुबई में बैठे हों, चाहे वो सिंगापुर बैठे हों, हांगकांग बैठे हों, लेकिन है ज्यादातर वो पश्चिम के लोग। वो इस चीज को लेकर परेशान है कि यूरोप में क्या हो रहा है। तो वो आपको कीमत रिफ्लेक्ट कर रहा है। कीमतें जो है, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि $80 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। और वहां पे टिकेंगे नहीं टिकेंगे वो एक अलग है, लेकिन यह है कि $80 हम आने वाले 4-5 हफ्ते के अंदर पहुंच जी सकते हैं, खासतौर जी, से जो हाँ, नवंबर का महीना आते आते। ओके ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन अब नवीन जी आप बताइए, क्या आपको भी लगता है, मतलब मेरा पहले राउंड का सवाल यही है कि क्या ये जो गिरावट आई है कच्चे तेल में, 9 दिन में 10% दाम गिरे हैं, मार्च से अब तक 50% से ज़्यादा की गिरावट क्रूड में आ गई है, क्या क्रूड अभी अपने ठीक भाव पे है, वाजिब भाव पे है, या आपको लगता है कि ये फेयर प्राइस नहीं है? मृत्युंजय धन्यवाद। और अगर आपको ध्यान हो, मतलब कि ये मैं मार्च और अप्रैल की बात कर रहा हूं, मैं आपके शो में ही था। ऑल्दो उस टाइम बहुत हाइटेंड प्राइसेस थे क्रूड के। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव बंधा हुआ था वो बिल्कुल मेरे ख्याल से हाइटेंड मोड में था। उस टाइम भी मेरा कहना यही था कि जो अर्थव्यवस्था है, जैसे तनेजा जी ने कहा, that doesn't demand crude to be beyond $95. I would still hold that the crude fair price today, जिस तरह तनेजा जी ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल वाकिफ रखता हूं उनकी बात से, कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो अब
शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गया है, मीन्स उसका हल बहुत आसानी से निकलना बहुत मुश्किल है। सो दैट हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द ग्लोबल इकोनॉमीज। बट द ओनली पॉइंट इज कि उसकी वजह से जो सप्लाई चेन्स हैं, जो अर्थव्यवस्था अक्रॉस द ग्लोब, पर्टिकुलरली रशिया और जो ईयू के बीच में जो तनाव बंधा हुआ है कि गैस सप्लाईज विंटर से पहले या दिसंबर के आसपास बिल्कुल बंद हो जाएंगे European Union को, and particularly countries like Germany, that makes a sense that there is a tussle between the supply and demand side. There is a tussle with one side of the market looking forward for price to go up, which is OPEC plus. वो प्रोडक्शन कट्स करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब कि the lower prices of the crude because of the inflationary concerns. So I think जो बैलेंस है वो तकरीबन $85-90 के आसपास का है मृत्युंजय। करेंसी बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है जो तनेजा जी ने नहीं बताया। मेरा मानना यह है कि डॉलर इंडेक्स में पिछले अगर आप देखें एक हफ्ते के अंदर बैक टू बैक तकरीबन 2 से 2.5% की गिरावट आई है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा पुल बैक हमने प्राइसेस में आते हुए देखा है। अगर आप देखें तो इस वीक के अंदर ही WTI तकरीबन $81 के आसपास भी हमने वो प्राइसेस आते देखे, जो 85-86 के आसपास WTI के चल रहे हैं, और ब्रेंट तकरीबन $90 के आसपास है। मेरा मानना यह है कि बहुत सीमित दायरे में अब काम कर सकता है अगले कुछ शॉर्ट टर्म 1 महीने 1.5 महीने में, which is 85 or on the downside $80 to $95. It is a very news based market, Mrityunjay. What happens in China, how the central banks take the interest rates and the inventories, and whatever happens in winter, if Russia goes for a total blockage of their supply to the EU nations, it might have an impact on a short term basis, but वो discount हो चुके हैं factors, तो इसलिए 95 can be something which can be looked on the upside, and downside is जी, restricted पॉइंट to नोटेड, around पॉइंट नोटेड सर। $80. आपने बहुत डिटेल में बताया कि क्या हालात है। आप कह रहे हैं कि 85 से $90 का जो लेवल है वो फेयर प्राइस है क्रूड का, और आप कह रहे हैं कि ये प्राइस ठीक है अभी के हिसाब से। अब मैं ये तो फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन कि ये भाव कैसा है, लेकिन अब सवाल ये है कि डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है। पहले डिमांड पे आते हैं। तनेजा जी, अभी के हालात में चूंकि दुनिया भर में मंदी की बात हो रही है, मंदी की आशंका जताई जा रही है। चाइना जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का, वहाँ पर कोविड को लेकर चिंता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर चिंता है। तो आप जरा बताइए सर कि क्या डिमांड को लेकर वाकई अभी चिंता है? डिमांड अभी कम हो रही है, आगे और कम होने की आशंका है? डिमांड पर आपका आउटलुक क्या है? नहीं, देखिए, डिमांड में कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कमी बड़ी हो जाएगी, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। उसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो यह है कि यूरोप के देश जो हैं वो ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। वो रशिया से तो अब कम ले रहे हैं, लेकिन बाकी देशों से वो ज्यादा ले रहे हैं, और उनकी जो स्टोरेज है, उनकी कैपेसिटी काफी है। आपको पता है जितने यूरोप के देश हैं वही सीडी कंट्रीज हैं, और उनको 90 दिन का तेल जो रिजर्व में रखना पड़ता है। तो किसी का भी तेल 40 दिन का था, किसी का 50 दिन का था। अब सब अपने जो स्टोरेज है उसको भर रहे हैं, जो पुराना टैंकर है उसको लेकर के उसमें ऑयल भर रहे हैं, वो जाड़े की तैयारी कर रहे हैं। तो यूरोप जो है गैस का स्टोरेज भी कर रहा है और तेल का स्टोरेज भी। जर्मनी अकेले ने 85% जो है गैस का स्टोरेज कर लिया है, जो जाड़ों की डिमांड के लिए। इसी तरह वो तेल का भी कर रहा है। सभी देश जो है कर रहे हैं। इसके अलावा और जो अर्थ शामिल है, कोरिया है, और चाइना भी जहां तक वो भी सब यही कर रहे हैं। तो डिमांड को लेकर के मैं कोई, लेकिन जहां आज की जो डिमांड है और आने वाले 2 महीने की डिमांड है, उसमें सप्लाई साइड में मुझे कंस्ट्रेंट नजर नहीं आती है। और अगर प्राइस $80 होती है, तो $80 जो है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो रशिया की है, चाहे ओपेक कंट्रीज की है, खासतौर से सऊदी अरब की, इराक की, कुवैत की, अरब एमिरेट्स की, नाइजीरिया की, ज्यादातर की जो कॉस्ट है वो इससे कम। ऑफशोर में कुछ एक जगह जैसे नाइजीरिया है, अमेरिका है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ब्राजील है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ऑफशोर में हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन आप एवरेज अगर निकालते हैं तो एवरेज जितनी भी कंट्रीज हैं, किसी की प्रोडक्शन जो है वो अगर $80 होता है तो उनको कोई घाटा हो जाएगा। सऊदी अरब वगैरह के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत लो होती है, वहां उनको तो फायदा है। रूस में वेस्टेज बहुत होता है, इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा नजर आती है, पर उनको इसमें हो रहा है वो उसमें ऐसा वो विन विन है।
कंज्यूमर्स के लिए भी, इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए भी, एक्सपोर्टिंग के। तो डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल को लेके कोई बहुत बड़ी हॉराइजन पे, धरातल पे मुझको नजर नहीं आती। जो वरी है वो ये कि जो ओपेक कंट्री का ये मानना कि उनको $90 चाहिए पर बैरल, और रूस का ये मानना उसको भी $90 पर चाहिए। अब उसको आप लालच कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जबकि जो इंपोर्टिंग कंट्री जिसमें अमेरिका सबसे आगे, उनका कहना $80 पर बैरल फेयर प्राइस है। तो इसको लेकर के जो आपस में द्वंद्व चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है ये अंत में बाजारी तय करेगा। अभी $80 जा सकता है, लेकिन बैंड जो है उसका अपर साइड बैंड जो है, मैं अभी भी उसको 115 लेके चलूंगा, $80 से $115। उसकी वजह यह है कि जो अभी देखना होगा कि जाड़े में रूस का रवैया क्या होता है। क्या वो सप्लाई बहुत काटता है, क्या वो उससे जो तारीखें जो तय करी गई हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे पहले ही काट देता है। अमेरिका, रूस जो है, इसके अलावा चाइना कितना तेल उनसे खरीद पाता है, उसकी भी एक सीमा है। साथ में जो प्राइस कैप G7 लगा रहा है, वो प्राइस कैप कितना इफेक्टिव होता है। क्या उस पर प्रतिबंध लग जाएगा कि रूस इससे सस्ता नहीं बेच सकता, या बेचेगा तो उन देशों पर प्रतिबंध लगेंगे। तो ये बहुत सारे अभी फैक्टर हैं। इसलिए आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें तो थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आएगी। जैसे मैंने कहा, कीमत $80 भी चली जाएगी, लेकिन उसके आगे की सारी वो शतरंज का जो खेला जा मतलब आप ये कह रहे हैं कि $80 बेशक अभी आ जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि 80 से 115 का रेंज क्रूड का है, और ये बात ठीक भी है। अब नवीन जी, आप एक बात बताइए कि जो बात अभी तनेजा जी ने कही कि डिमांड बहुत कम हो जाएगी, वो ऐसा नहीं देखते हैं, और तनेजा जी बहुत ही ग्लोबल मार्केट को क्लोजली वॉच करते हैं। और जो बात तनेजा जी ने कही, तनेजा जी की बात पे EIA, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो US का है, वो मुहर भी लगा रहा है, और EIA का कहना है कि डिमांड अभी बढ़ेगी। मतलब EIA की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये उनका कहना है कि इस साल की चौथी तिमाही में ग्लोबल डिमांड क्रूड की बढ़ने वाली है। इस आउटलुक में आपको कितना दम दिख रहा है? क्या वाकई चौथी तिमाही में डिमांड बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी? जब मंदी की बात खत्म हो जाएगी तब तक चाइना के हालात ठीक हो जाएंगे? आई थिंक मृत्युंजय, जैसा तनेजा जी ने कहा, आई टोटली एग्री विद हिम इन टर्म्स ऑफ द डिमांड आउटलुक। डिमांड डिस्ट्रक्शन जो हम सोच रहे हैं वो होगा नहीं। मींस ऑल्दो जो ब्याज दरें हैं, सेंट्रल बैंक्स जो बढ़ा रहे हैं, कल भी ECB ने 75 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरें बढ़ाई। हॉकिश फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड इज टॉकिंग अबाउट एक माइल्ड रिसेशन आ सकता है। पर अगर आप देखें जो डेटा, इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग है। रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन मृत्युंजय, ये होता है कि अगर 2 क्वार्टर बैक टू बैक नेगेटिव ग्रोथ है तो उसको टेक्निकल रिसेशन माना जाता है। तो अगर आप उसके अलावा भी इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें, वो कुछ हद तक मिक्स्ड और स्ट्रांग है। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह से नवीन जी, जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सर डायरेक्ट आप जवाब दें। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चौथी तिमाही में डिमांड नहीं बढ़ेगी? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं बढ़ेगी? मेरा मानना ये, मृत्युंजय, मेरा मानना ये है ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है जिस तरह से कहा जा रहा है। और वो प्रोडक्शन कट्स या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में है, वो फ्रेश जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं यूएस के, वो भी उसको भी यूज करना चाह रहे हैं। तो मेरा मानना इसलिए ये है कि एक न्यूट्रल पोजीशन रहेगी इन स्पाइट व्हाटएवर द रशिया डज। तेजी आएगी 95 से $100 तक, ब्रेंट 105 तक जा सकता है, और जो WTI है वो 95 तक रह सकता है। पर मेरा मानना यह है कि एक बहुत न्यूट्रल पोजीशन हो सकती है जहां तक स्टॉक है 85% ये से नवीन जी ठीक है, आप 90% कह रहे हैं कि तक। 95 से ऊपर भाव जा सकता है, और हमें थोड़ी और साफ सुथरी राय अपने ऑडियंस के लिए चाहिए, और एग्जैक्ट हम टारगेट जानेंगे कि जो बात 80 की हो रही है, 80 का भाव कब तक, और जो आप 95 का भाव कह रहे हैं वो कब तक। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब हमने अभी डिमांड की बात की, अब हम बात करते हैं सप्लाई की और प्राइस की। अब तनेजा जी आप बताइए सर, डिमांड की बात तो हमने की, और आपने ये बहुत ठीक बात कही कि डिमांड अचानक मार्केट से गायब हो जाएगी, ये कहना ठीक नहीं है। और बात भी ठीक है, जैसे जैसे इकोनॉमी में रिकवरी आएगी डिमांड बढ़ेगी। तेल की डिमांड तो रहेगी ही, मतलब उसको आप खारिज नहीं कर सकते। लेकिन सप्लाई को लेकर के आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि ओपेक ये नहीं चाहेगा कि दाम बहुत गिर जाए, और इसलिए एक सिग्नल भी दिया गया है ओपेक की प्रीवियस मीटिंग में। बेशक कटौती बहुत कम थी, 1 लाख बैरल की, लेकिन एक
मतलब मार्केट को एक सिग्नल दिया गया कि हाँ ओपेक ऐसा कदम आगे भी उठा सकता है। तो सप्लाई का सिचुएशन अभी कैसा आप देख रहे हैं सर? देखिए मृत्युंजय, इसमें दो पहलू हैं और उन पर ध्यान देना पड़ेगा। हम सबको आदत पड़ गई है सन 70 के दशक से कि दुनिया में तेल का बाजार एक है, ग्लोबल ऑयल मार्केट। लेकिन जब से रूस पे प्रतिबंध लगे हैं और रूस ने डिस्काउंटेड ऑयल दुनिया में बेचना शुरू किया, जिससे हमने भी खरीदा, भारत ने भी खूब खरीदा है ना, और अभी भी हम भारत ले रहे हैं। हम लगभग 12 लाख बैरल ले रहे हैं रूस से आज की तारीख में। वित्त मंत्री ने कल कहा उससे हमारी को जो अपनी महंगाई को कम करने में मदद मिली है। तो अब ये दो बाजार हो गए आज की तारीख में। जो विश्व स्तर पर ग्लोबल मार्केट वर्टिकली स्प्लिट हो गई है, दो भागों में बट गई है। एक औपचारिक रूप से तो लगता भी एक ही बाजार है, लेकिन रूस ने एक नया बाजार खड़ा करना शुरू कर दिया है। पुख्ता नहीं हुआ है लेकिन उसने शुरू कर दिया है। अब सप्लाई साइड में हमें ये देखना होगा कि हम कौन से बाजार की बात कर रहे हैं। वो बाजार जिसका नेतृत्व तो पश्चिम करता है, या दुनिया का बाजार जिसको कहा जाता है, या वो बाजार जो रूस और चीन मिलकर बना रहे हैं और जिसमें हम भी हिस्सेदारी ले रहे हैं। अब तो अगर मैं दुनिया का जो जैसा बाजार अभी तक रहा है उसमें मेरा ये मानना है कि जो ये डिपेंड करेगा कि जाड़ा कैसे पड़ता है। जाड़ा सख्त पड़ेगा ऐसा ज्यादातर लोग कह रहे हैं, क्योंकि इस बार यूरोप में गर्मी जबरदस्त। जब भी गर्मी ज्यादा होती है वहां जाड़ा भी बड़ा होता है और लंबा होता है। अगर ऐसा होता है और रूसी गैस आना बंद हो जाती है, रूसी तेल आना बंद हो जाता है, तो और वहां पे जैसे कि यूएन के नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कल कहा कि इससे सिविल अनरेस्ट हो सकता है। कोई भी देश में सिविल अनरेस्ट नहीं चाहता कि सड़कों पे लोग निकल आए, क्योंकि वहां के लोगों को बिजली ना होना, गर्म पानी ना हो, ये तो उनको समझ में नहीं आता। उनको आदत है कि हमेशा बिजली, हमेशा गर्म पानी होता है। तो ऐसे में तेल का प्रयोग वहां बढ़ेगा, तेल की डिमांड बढ़ेगी। तेल से वो पानी भी गर्म करेंगे, बिजली का निर्माण भी करेंगे, क्योंकि वहां इमरजेंसी सिचुएशन होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि तेल की डिमांड जो है खासतौर से दिसंबर और जनवरी में वो बढ़ सकती है, खासतौर से यूरोप के द्वारा और अन्य विकसित देशों के द्वारा। दूसरी तरफ जो है ये देखना होगा कि रूस का वो तेल जो बाजार नहीं जा सकता। आज की तारीख में 32 लाख बैरल समुद्री जहाज से रूसी तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या सप्लाई लाइन में आ रहा है। जो पाइपलाइन से चाइना को जाता है वो अलग है, मैंने सिर्फ जो है समुद्री जहाज का बताया। इसलिए सप्लाई जो पूरी ग्लोबल सप्लाई लाइन में, उसमें अगर 32 लाख जो समुद्री जहाज से रूस बेच रहा है उसमें कमी आ जाती है, वो आधा रह जाता है, तो उसकी आपूर्ति कब करेगा? वो आपूर्ति तो ओपेक को करनी पड़ेगी या अमेरिका को करनी पड़ेगी। वो सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपूर्ति एकाएक इतनी जो है दूसरी पूरी करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है आने वाले 8 हफ्ते में हमको एक स्टेबिलिटी दिख सकती है, कीमतें $80 भी जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर जाड़ा सख्त पड़ता है और रिसेशन डीप नहीं होता, अभी जो रिसेशन थोड़ी बाजू है शैलो रिसेशन है, उससे कोई बहुत नुकसान नहीं हो रहा। अगर डीप रिसेशन होता है और डीप विंटर होती है तो कहानी बदल जाएगी। ठीक है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब नवीन जी, हम चर्चा के आखिरी दौर में हैं। अब आपसे डायरेक्ट सवाल प्राइस के ऊपर आते हैं सर। आपके हिसाब से अब मैं अगर आपसे इस साल के आखिर तक के लिए ही पूछूं, अभी हम सितंबर के महीने में बात कर रहे हैं, दिसंबर के आखिर तक आपको क्रूड का प्राइस क्या दिख रहा है? मृत्युंजय, बिल्कुल डायरेक्ट ही जवाब दूंगा। $105 तक जा सकता है ब्रेंट एंड अराउंड $95 द WTI। डिपेंडेंट है विंटर कैसे होता है, क्या डायनेमिक्स प्ले करते हैं बिटवीन रशिया एंड यूरोप, क्या डायनेमिक्स प्ले करते हैं बिटवीन ओपेक and Russia with respect to supply, and what are the dynamics which would be released with respect to the strategic petroleum reserves which are ending from the US. The current stance is ending in October. If they release that, will that help the Eurozone or the European Union to manage their winters if the winters are very harsh, as Taneja ji is saying? So $105, $107 on the Brent, $95 to $97 on the WTI. कि $90 से जो और maybe 80, $100 on the WTI. मतलब नवीन जी आपका ये कहना है कि $80 क्रूड नहीं आएगा, मतलब 90 से ऊपर ही जाएगा, राइट? आपने मेरे से दिसंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो मैंने दिसंबर नहीं, का मैं ऐसा। अच्छा, 80 आएगा क्या? आपको लगता है 80 भी आएगा? लगता है ये मार्केट के सिचुएशन कब तक आ जाएगा 80 सर? 80 आ सकता कब तक? 1-1.5 महीने में अगर स्टेबल कंडीशंस रहती हैं जैसे अभी हैं, हाँ, और डॉलर डिप्रिशिएट भी करता है, हाँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा हद तक तेजी आ सकती है, पर लेकिन ज्यादातर चांसेस नीचे के दबाव पर ठीक है। आप कह रहे हैं कि 100 के ऊपर जा सकता है क्रूड का भाव, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। अब तनेजा जी, आपसे आखिरी राउंड का सवाल सर, आप बताइए सर कि आपके हिसाब से अब 90 पर हम खड़े हैं, 90 के आसपास हम खड़े हैं।
अब जरा बताइए सर कि आपके हिसाब से 80 कब तक आने की गुंजाइश है, और फिर तेजी की जो बात आप कह रहे हैं वो कब तक पॉसिबल है? और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आने वाले 8 हफ्ते के अंदर अमेरिका में संसद के चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। बाइडेन साहब को चुनाव जीतना ही जीतना है। अगर वो जीतेंगे तभी वो दोबारा राष्ट्रपति बन पाएंगे 2024 के अंदर। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा, और बाजार पे अमेरिका का दबाव चलता है, इसको औपचारिक रूप से कोई ना माने लेकिन हम लोग सब जानते हैं। तो अमेरिका की कोशिश रहेगी $80 पे लेके आओ, क्योंकि उसी में वहां का उपभोक्ता कंफर्टेबल है और बाइडेन साहब की डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देगा। साथ में एकाएक कोई बहुत डिमांड बढ़ जाएगी लगता नहीं, सप्लाई कंसर्न बड़ी हो जाएगी वो लगता नहीं। तो मुझे लगता है आने वाले 8 हफ्ते में जो कीमत है वो $80 टच करेगी। लेकिन जैसे ही अमेरिका के चुनाव खत्म होते हैं, और जब तक ये भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जाड़ा इस बार कितना बड़ा पड़ने वाला है, और रूसी तेल कितना बाजार से गायब हो रहा है, ये स्थिति स्पष्ट है, उसके बाद जो तेल है वो फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। इसीलिए मैंने कहा मेरा जो बैंड थोड़ा सा बड़ा दिखता है कि 80 से लेकर $115, लेकिन $80 से लेकर के $115 ये रेंज आपको नजर आनी चाहिए। अगर यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें कोई और भयावह स्थिति पैदा नहीं होती तब तो $80 to 115, और जनवरी आते आते हम 100 को वापस क्रॉस कर जाएंगे और 100 से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक बात है, ये बहुत स्पष्ट राय आपके लिए क्रूड के ऊपर। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका, नवीन जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्रूड का फ्यूचर यहाँ से आगे है क्या, क्रूड के दाम आगे घटने वाले हैं या बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।